Hello everyone, welcome back. Today we will discuss important questions साइंस के। तो अभी ये सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास हेरिडिटी का। इसमें ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, केस स्टडी है ये, और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट एनी टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट यूज बाय मेंडल अदर देन दीज मेंशन्ड अबव। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो पैराग्राफ या कॉम्पिटेंसी केस स्टडी होते हैं, तो उनमें सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि पूछा क्या है। उसके बाद पैराग्राफ पढ़ लेंगे कि आंसर ढूंढने के लिए, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही होता है कि पहले अगर ऐसा केस स्टडी या हमें, तो इसमें अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो पेयर बताने हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के जो ऊपर बताए हैं उनसे अलग। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट रिसेसिव में डिफरेंस बताना है। थर्ड पार्ट में पूछा है स्टेट द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑब्जर्व्ड इन द सीड्स ऑफ F2 जनरेशन। मीन्स F2 जनरेशन में बताना है क्या कॉम्बिनेशन बनेगा सीड्स का। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रिजल्ट, कि उसकी इंटरप्रिटेशन भी बतानी है। और सी पार्ट, इसमें पूछा है कि गिवन बिलो एक क्रॉस दिया हुआ है ऑफ पी प्लांट जिसमें वायलेट फ्लावर है और वाइट फ्लावर है, ये स्मॉल वी। तो डायग्रामेटिकली बताना है F1 प्रोजनी क्या बनेगी एंड F2 प्रोजनी क्या बनेगी। तो ये कैपिटल V वायलेट के लिए, स्मॉल v किसके लिए, ये वाइट के लिए, ठीक है। तो अभी एक बार पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं पूरा। इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग वन कंट्रास्टिंग करेक्टर और अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो इसमें है ये कंट्रास्टिंग पेयर बताए हैं। व्हेन ही क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स, मीन्स सीड के कलर बता दिए यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी होगी इसमें ट्रेट जो यहाँ बताई गई है कलर की, ठीक है। विद पी हैव रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, और उनकी शेप बता दी, कलर और शेप, ठीक है। तो दो यहाँ पे करेक्टर्स बता दिए हैं जो इन्होंने यूज़ किए। ही ऑब्जर्व दैट नो प्लांट विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वर ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में रिंकल्ड और ग्रीन कोई ऑब्टेन नहीं हुए, लेकिन जब उसकी यहाँ पे व्हेन द F1 जनरेशन क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई है सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा, तब उसमें जो F2 जनरेशन के सीड्स बनते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सीड ऑफ शेप एंड कलर ऑल्सो। तो इसमें किसकी बात नहीं की गई वो बताना है हमें फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि ऐसे दो पेयर्स बताने हैं जो कि ऊपर अदर देन मीन्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ऊपर उसके अलावा बाकी दो बताने हैं। तो इसमें ए पार्ट का आंसर होगा हमारा, ऊपर क्या क्या पूछा है इन्होंने, यहाँ पे शेप, ठीक है, और क्या पूछा है कलर। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या क्या करेक्टर्स हम ले सकते हैं, उसके अलावा हमने पढ़ा है इसकी क्या ले सकते हैं, हम इसकी हाइट ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या ले सकते हैं, हम इसका कोई दूसरा कलर ले सकते हैं, ठीक है। रिंकल्ड और ग्रीन था, यहाँ पे राउंड और येलो था, ठीक है। तो इसके अलावा वाला हम ले लेते हैं, हमारे पास टॉल ड्वार्फ वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया हमारा इसमें, और दूसरा हमारा होगा वाइट और पर्पल कलर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक क्वेश्चन में से आंसर हम अपना बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वायलेट दे दिया और वाइट दे दिया, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें बाकी क्वेश्चंस में आंसर छुपे होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान से लेना है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कलर ऑफ फ्लावर
यहाँ पे ये किसका कलर दिया था, सीड का दिया था, ये कलर ऑफ सीड था, ये हमने लिख दिया कलर ऑफ फ्लावर। अलग हो गए ना ये, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये शेप किसका था, ये भी सीड था, सीड का था, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या होगा, अब बी पार्ट में हमारा अब पूछा है डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस बताना है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है हमारी और रिसेसिव, वो हम लिखेंगे, ये याद ही कर लेना इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। मीन्स जो दूसरे का इफ़ेक्ट अपनी प्रेजेंस से दबा देता है वो डोमिनेंट होता है, और जिसकी जो अपनी एक्सप्रेशन होती है वो अपनी रिसेसिव फॉर्म में शो होती है, मीन्स वो डोमिनेंट के द्वारा दबाया जाता है, तो वो होता है रिसेसिव, ठीक है। तो उनकी डेफिनेशंस लिख देते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की, डोमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड इवन इफ वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट एग्जिस्ट। और रिसेसिव क्या होगा, हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड बाय, किसके द्वारा सप्रेस की जाती है, ये डोमिनेंट के द्वारा, हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड बाय अ डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सप्रेशन शो कब होती है, तो इसको लिखेंगे एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन इसकी दो कॉपीज प्रेजेंट होगी, अपनी ही दो कॉपीज प्रेजेंट होंगी, व्हेन टू कॉपीज ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सी पार्ट आता है इसका। तो सी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, कॉम्बिनेशन बताने हैं, F2 जनरेशन के कितने होंगे, तो ये हमने याद ही कर लेना है। वैसे इसका मैंने पिछले उसमें बताया है कि जब F2 जनरेशन मीन्स F1 की सेल्फिंग कराने के बाद F2 जनरेशन जब हमें मिलती है, मीन्स F1 की सेल्फिंग करवाने के बाद हमारे पास F2 जनरेशन में जो रेशो मिलती है वो हमारी होती है 9:3:3:1, ठीक है। ये हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड मीन्स जहाँ पे दो करेक्टर्स की बात हो रही हो, किसकी किसकी, सीड के हमारे शेप की और कलर ऑफ सीड, तो दो करेक्टर्स की बात हो रही है, मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कॉम्बिनेशन पूछा है उसमें F2 जनरेशन का, ठीक है। तो उसमें हमारी रेशो होती है 9:3:3:1, ठीक है। लेकिन उसमें यह भी पूछा है कि क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इससे इंटरप्रिटेशन ये आ सकती है कि जो ये सीड का शेप है या कलर है सीड का, तो ये दोनों करेक्टर्स हैं वो अपना अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है, इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स तक। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरप्रिटेशन इसकी क्या हुई, ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ठीक है। तो इसका अब हमारा नेक्स्ट है सी पार्ट का जो और था, ये सी पार्ट वाला फर्स्ट हो गया। सी पार्ट का जो और वाला पार्ट था उसमें क्या पूछा है कि ये हमारे पास वॉयलेट का दिया हुआ कैपिटल वी और वाइट फ्लावर्स का स्मॉल वी, तो इनका क्रॉस बनाना है हम लोग ने। तो इसका क्रॉस यहाँ नीचे बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल वी, ये स्मॉल वी, तो ये हमारे पास हो गए कौन से, वॉयलेट, और ये होंगे हमारे पास वाइट। इनको क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास बनेगा कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है। और ये हमारे होते हैं पेरेंटल जनरेशन, ये होती है हमारी F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन की आगे जब हम सेल्फिंग करते हैं, मीन्स कैपिटल वी सेल्फिंग यहाँ लिख देते हैं, सेल्फिंग करेंगे कैपिटल वी स्मॉल वी, ये थोड़ा यू लग रहा है, स्मॉल वी, और
कैपिटल वी स्मॉल वी की जब हमने सेल्फिंग करवाई, ये वाला कलर इसका हमारे पास, क्योंकि वॉयलेट क्या है हमारा डोमिनेंट था ना, ये कैपिटल वी हमारा डोमिनेंट है, तो यहाँ पे एक कैपिटल वी प्रेजेंट है, मींस इसी का एक्सप्रेशन शो होगा, स्मॉल वाले का शो नहीं होगा क्योंकि वो रिसेसिव है। तो हमारे पास ये वॉयलेट के फ्लावर्स आ गए F1 जनरेशन में। तो हमने इनकी सेल्फिंग करवाई, तब हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, इसको थोड़ा ऐसे बना के लिख लेते हैं हमारा टेबल। तो यहाँ पे इनको सेपरेट करने पे, इसकी गैमीट्स कैसे बनते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने पे कैपिटल वी और स्मॉल वी मिल रहा है, ठीक है। एक को यहाँ लिख दिया, दूसरे को यहाँ, तो इनको यहाँ पे खोलने के बाद कैपिटल वी स्मॉल वी आ रहा है, ये कैपिटल वी स्मॉल वी आ गया, ठीक है। तो अब इनकी क्रॉस यहाँ से कैपिटल वी आ गया दोनों तरफ, यहाँ पे कैपिटल वी, ये स्मॉल वी आ गया, ये कैपिटल वी ऊपर से आया, स्मॉल वी यहाँ स्मॉल वी आ गया, ठीक है, स्मॉल। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बना कैपिटल वी का फर्स्ट, और ये कैपिटल वी स्मॉल वी वाले ये दो बने हैं हमारे पास, ठीक है, और ये स्मॉल वी वाला एक बना है, तो यहाँ लिख लिया। तो ये दोनों तो सेम ही है, ये सेपरेट है, लेकिन हमारे पास कलर किस हिसाब से बनेंगे, तो इसका हमारे पास बना ये वॉयलेट, ठीक है, ये भी वॉयलेट, क्योंकि इसमें हमारे पास ये कैपिटल वी है ना, तो इसी की एक्सप्रेशन शो होगी। यहाँ पे हमारे पास बनेगा वाइट, क्योंकि दोनों क्या है हमारे रिसेसिव। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन बनी, ये पूरी की पूरी ये हमारी हुई है ये F2 जनरेशन, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि F2 जनरेशन की हमें क्रॉस बना के बताइए। यहाँ पे पूछा था ना ये इसका F1 जनरेशन एंड F2, तो हमारे पास ये तो पेरेंटल जनरेशन है फर्स्ट वाली, ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स है, ये इनकी F1 जनरेशन बनी है ऐसी वाली, ठीक है, और ये इनकी बन गई हमारी F2 जनरेशन, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से समझना है। अगर कुछ भी डाउट है, समझ नहीं आता है, तो पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 39। ये भी पूछा है हमारा केस स्टडी टाइप, क्योंकि ये पैराग्राफ दिया है, ये नीचे हमारे पास क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, कॉपर को एयर में, एयर मीन्स ऑक्सीजन में हीट किया तो क्या बनेगा, रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट है व्हाई आर सम मेटल ऑक्साइड्स कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक, कुछ मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक क्यों कहा जाता है, इसकी एक एग्जाम्पल देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को कंप्लीट करो। और नेक्स्ट है ऑन बर्निंग सल्फ़र इन ऑक्सीजन, सल्फ़र को जब हमने ऑक्सीजन में बर्न किया एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होगी, तो उसकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, गैस कौन सी रिलीज़ हुई वो लिखना है। स्टेट द नेचर ऑफ गैस, उस गैस का नेचर लिखना है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑन दिस ड्राई लिटमस, इसका लिटमस ड्राई पे क्या असर होगा। तो हमारा पहले आंसर्स लिखेंगे यहाँ, उससे पहले एक बार ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ मेटल ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वो कौन से होते हैं, ये एम्फोटेरिक, ठीक है। यही इसका आंसर हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो इसके चलो एग्जाम्पल लिखने हैं, ये मैं अभी नीचे एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसको क्यों कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड ऑक्सीजन, कुछ अलग मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ अलग हमारे रिएक्टिविटीज़ शो करते हैं। सम रिएक्ट विगरसली, कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ होते हैं डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, कुछ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो चलो फर्स्ट का हम आंसर लिख लेते हैं पहले। कॉपर को ऑक्सीजन में हमने
Cu मीन्स एयर में उसको बर्न किया है, उसको बर्नी मीन्स उसकी हीट किया है, तब हमारी रिएक्शन लिखनी है। एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो Cu प्लस O2 क्या बनेगा, CuO, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, और लेकिन यहाँ पे कॉपर भी हमारा फिर यहाँ 2 बन गया, तो इसके बाद यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही था। अब बी पार्ट में हमें बोला है कि उनको एम्फोटेरिक क्यों कहा जाता है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स को, और एग्जाम्पल देनी है एक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कुछ कुछ हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर क्यों शो करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर इसलिए शो करते हैं क्योंकि बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड और बेसिस टू प्रोड्यूस हमारा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मीन्स ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। उसकी रिएक्शन एक एग्जाम्पल हम इसकी लिख लेते हैं कि Al2O3, ठीक है, जो एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम का है ये कंपाउंड, और दूसरा ZnO जिंक का। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे, ये एम्फोटेरिक। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट हमें बोला है कि रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। Na2O प्लस H2O, तो ये हमारी रिएक्शन क्या बनती है, NaOH। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। वाटर हमारे पास टोटल 2 है तो ये भी 2 हो गए, एंड हाइड्रोजन भी 2, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी इसका सेकंड पार्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है, Al2O3 प्लस 2NaOH, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी NaAlO2 ये ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शंस है वो तो वैसे ही याद होनी चाहिए, जो बाकी है तो उनकी बैलेंसिंग सही करनी है। ठीक है, अब सी का जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमारा इक्वेशंस ही पूरी करनी है, मीन्स इक्वेशन खुद लिखनी है। मीन्स सल्फ़र इन ऑक्सीजन, सल्फ़र की रिएक्शन पूछी गई है ऑक्सीजन में, तो S प्लस O2 क्या बनेगा, SO2। ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट में हमें गैस पूछा है कौन सी फॉर्म्ड होगी, मीन्स इसका नाम बताना है। ये हमारी है सल्फ़र डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है ना। और हमारा थर्ड हमारी इसमें पूछी है नेचर बताना है उस गैस का कि ये कैसी गैस है, उसका एसिडिक नेचर है, ये याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पूछा है कि ड्राई लिटमस पेपर पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उसमें लिखेंगे फोर्थ में हम लिखेंगे नो चेंज। क्यों, क्योंकि हमारा ये कौन सा लिटमस है, ड्राई। जब वो एकदम सूखा है तो उसके ऊपर ये गैस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर यहाँ पे वेट होता, गीला होता, ठीक है, तब हमारा ये होता एसिडिक है तो हमारा वो रेड में चेंज हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, ये ड्राई पूछा है। ठीक है, इसलिए ये याद रखना है। ठीक है, कि नो चेंज ड्राई के वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिज़िक्स का। अभी केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, ठीक है, इससे पहले मैंने एक बायो का बताया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं फ़िज़िक्स का बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 34 वाले में कि एक इलेक्ट्रिक आयन है कंज्यूम्स एनर्जी, मींस एनर्जी बताई गई है 880 हमारे पास, और उसको हीटिंग व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट उसके 330 वॉट पे। ठीक है, और व्हेन द हीटिंग इज़ एट मिनिमम, जब मिनिमम हीटिंग होगी तो 330 है और
जब मैक्सिमम होगी तो 880 एनर्जी कंज्यूम करता है वो इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। और द सोर्स वोल्टेज पूछा है, बताया उसने 220 वोल्ट है, और करंट कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस मींस आर और आई कैलकुलेट करना। इसमें हमसे पूछा है आगे करंट और रेजिस्टेंस के बाद व्हाट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट, इसकी डेफिनेशन पूछ ले कि हीटिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। इसका मैंने लॉ भी एक दूसरे वीडियो में प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी देख सकते हो, और एक बार यहाँ भी बता देती हूँ मैं अभी। नेक्स्ट हमारा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट पास थ्रू रेजिस्टर फॉर सम टाइम। तो रेजिस्टर में से जब करंट पास होता है उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस वो बतानी है, ठीक है। तो इसमें हमारा होता है ए पार्ट में हमें पावर मींस पी हमें कितना दिया है 880 वॉट ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास दिया है 330 था, और वोल्टेज दोनों के लिए कितनी है हमारे पास वी कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें पूछा क्या है आई और आर मींस करंट, और आर हमने निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है P इज़ इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे P भी मालूम है V भी मालूम है, तो हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे। पावर कितना है 880 इज़ इक्वल्स टू 220 इंटू आई, तो करंट हो गया हमारे पास 880 अपॉन 220। तो इनको कटिंग कर दिया, और कटिंग करने के बाद ये बनता है हमारा 2 1 और ये 4 से जाएगा 2 के टेबल में, और आगे हमारे पास करंट कितना बचेगा फिर ये 44 अपॉन 11 था, हमारे पास करंट आ गया ये 4 एम्पियर, ठीक है। और आर भी निकालना है यहाँ पे, तो आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा V इज़ इक्वल्स टू आई आर। अगर सिंपल ओम्स लॉ लगा दें V इज़ इक्वल्स टू आई आर, तो आई कितना आया है हमारे पास यहाँ पे अभी 4, और आर तो हमने निकालना ही है। V कितना था हमारे पास 220, तो हमारा आर कितना हो गया आर इज़ इक्वल्स टू 220 अपॉन 4। तो इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, ये 2 से गया 2 1 जा 2 1 0, फिर से इसको कटिंग कर दिया अगर हमने 1 1 0 को 2 से, तो हमारे पास कितना बचेगा 2 5 जा 10 1 रिमाइंडर, तो फिर ये 5, तो हमारे पास आर कितना बच गया 55 ओम, ठीक है। और 2 में पूछा है अगर इन्होंने यहाँ पे हमसे दूसरे वाले में कि जब हमारे पास 330 होगा तब कितना आएगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पावर कितना है, फिर से हम अगर P लेके चलें हमारे पास 330, ठीक है वॉट। यहाँ पे मैंने वोल्ट लिख दिया था गलती से, वॉट आएगा ये, ठीक है। यूनिट ध्यान से लिखनी है सबकी। और हमारे पास तो V हमारा कितना होगा यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है। करंट निकालना है इसमें भी, और R निकालना है हमने, तो सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे हम P इज़ इक्वल्स टू वी आई, और P है 330, V है 220 इंटू I, तो I यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 330 अपॉन 220, और कटिंग के बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ 33 अपॉन 22, और ये 11 2 जा 11 3 जा, तो हमारे पास करंट कितना बन गया 3/2 मीन्स हमारे पास पॉइंट में कितना बचेगा 1.5 एम्पियर, ये हमारे पास आई हो गया। अब सेम यही V इज़ इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, और V हमारे पास है 220, I हमारे पास 1.5 आया है अभी, और R हमने निकालना है।
तो r इज़ इक्वल्स टू 220, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो गया, और यहाँ से हमने अगर इसका पॉइंट हटाया तो इंटू 10, तो कटिंग करेंगे इसकी हम 5 से कर देते हैं, 5 3 जा 5, ये 2 से जाएगा, फिर हमारे पास बच गया 220 इंटू 2/3। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, हमारा r इक्वल्स टू 1, ये हमारा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1, और ये 14 बन गया, तो 4 और 2 यहाँ बचा 6.6, अप्रॉक्सीमेटली 146.6 ओम। ठीक है। और बी पार्ट में अब हमसे क्या पूछा है उन्होंने, बी में पूछा है हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है, और एक फॉर्मूला डिराइव करना है हमारे पास किसका, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, और इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है प्रॉपरली दूसरे उसमें, अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे बता देती हूँ। तो इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं, बी पार्ट का हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है, व्हेन, तो ये है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू रेजिस्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट एक रेजिस्टर के थ्रू पास करवाया जाता है, तब हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ डिसिपेटेड, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट होती है, एंड अपीयर्स एज हीट एनर्जी, निकलती है जो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज़ होती है, एक तरह से वो हीट एनर्जी की तरह दिखाई पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जैसे हम अपने कपड़ों को आयरन करते हैं ना, तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है, मीन्स वो रेजिस्टर है एक तरह का उसमें से। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेट होती है, रिलीज़ होती है, तो वो हीट एनर्जी की तरह दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो एक तरह की, एक किस्म की हीट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H इक्वल्स टू I²RT। ठीक है, ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसका फॉर्मूला भी है। इसका एक और फॉर्मूला है H इज़ इक्वल्स टू VIT। ठीक है, ये अच्छे से याद करना है पूरा प्रॉपरली। ठीक है, और किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट हो तो यू पीपल कैन आस्क, और मैंने पूरा अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स पूरे डिस्कस करवाए हैं। कहीं भी कोई भी डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, और इसमें से भी अगर कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हो। जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे डायग्राम्स है और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है, पूरे मैंने अच्छे से डिस्कस करवाए हैं, तो उनको देख लो। कुछ भी समझ नहीं आता है तो वहाँ से पूछ सकते हो। और अभी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करवा रही हूँ, तो उनमें अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।